अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ख़बर से ख़बर में खुश आमदेद। मैं इफ्तिखार शराजी। नाजरीन, ये एक फैक्ट है कि पाकिस्तान दुनिया में आबादी के हवाले से 5वां बड़ा मुल्क है, और ये भी साथ में एक तल्ख़ हकीकत है कि इस मुल्क के अंदर गोया के 10 से 12 करोड़ लोग ख़त गुरबत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जबकि ताज़ा तरीन आदाद व शुमार ये बताते हैं कि इनमें से 1 करोड़ लोग तो हैं कि जो फाका कशी का शिकार हैं। फिर अगर बच्चों की हम बात करें तो 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनमें से फिर कोई 98 लाख ऐसे हैं कि जो स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं, क्योंकि उनकी ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा बेहतर अंदाज में नहीं हो रही, क्योंकि ग़िज़ाई किल्लत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस मुल्क के अंदर। फिर देखा जाए तो इस मुल्क में एग्रीकल्चर गोया कि ओवर द ईयर्स बल्कि दहाइयों से इस मुल्क की मैशत के अंदर बड़ा मेजर कंट्रीब्यूटर के तौर पर एक शोबा रहा है। लेकिन अब एक बहुत बड़ा चैलेंज पूरी दुनिया के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, और पाकिस्तान उन 5 ममालिक में शामिल हैं कि जो क्लाइमेट चेंज, माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। तो ऐसे में आने वाले बरसों में, दहाइयों में इतनी बड़ी आबादी के लिए फूड सिक्योरिटी को कैसे मुमकिन किया जाएगा? कैसे मुमकिन हो कि हर शख्स को उसकी ज़रूरत के मुताबिक खुराक मिले, और उसके लिए जो रेलिवेंट इदारे हैं, बिलखुसूस जो ज़राअत का महकमा है, क्या उन चैलेंजेस को से निपटने के लिए तैयार भी है कि नहीं, और उसके साथ रेलिवेंट और माहौलियाती आलूदगी की वजारत हो या दीगर वजारतें, और मोर इम्पॉर्टेंटली क्या हुकूमत वक्त इस सारे मामले को संजीदगी से ले रही है कि नहीं ले रही। तो आज हमने बड़े रेलिवेंट पर्सन को गोया कि अपने इस प्रोग्राम में दावत दी, और उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इसको एक्सेप्ट भी किया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वफाकी वज़ीर बराए नेशनल सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च, राना तनवीर हुसैन साहब। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। पहले तो जैसे मैंने सर अपने इब्तिदाई में बात की है कि इस वक्त क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया पे ख़तरे की घंटियां बजा रही है, और पाकिस्तान 25 करोड़ 24 करोड़ का मुल्क सर, यहाँ पे तो नेशनल सिक्योरिटी सबसे, फूड सिक्योरिटी का सबसे बड़ा इशू है। तो आपकी वजारत ने इस हवाले से कोई होमवर्क किया है? क्या करने जा रहे हैं? इन चैलेंजेस को कैसे आप जाके कोप अप करेंगे सर? थैंक यू वेरी मच शाहिद साहब। मैं बिल्कुल बड़ा आपने पर्टिनेंट क्वेश्चन है इस वक्त जो हमें भी दरपेश है ये सिलसिला। और जो आपने फूड की बात की, ये फूड सिक्योरिटी इस वक्त बहुत बड़ा दुनिया को चैलेंज है, सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं दुनिया को बहुत बड़ा चैलेंज है। और उसकी वजह जो आपने कोई बताई है वो भी आज का क्लाइमेट चेंज, वो भी फेस सारे कर रहे हैं, और आबादी बढ़ रही है, तो उससे फूड का जो चैलेंज है वो सबके सामने है, जो फूड सिक्योरिटी का। तो अभी पाकिस्तान में इसमें कोई शक नहीं कि किसी वक्त में 60s में जो ग्रीन रेवोल्यूशन था, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन जिसको ग्रीन रेवोल्यूशन कहते थे, उस वक्त हम काफ़ी एग्रीकल्चर में आगे गए और हम बल्कि सरप्लस थे। तो हमारे इर्द गिर्द जितने भी इस रीजन में हैं, तो हमारे ममालिक हैं दूसरे, जैसे इंडिया की मिसाल ले लें, वो बहुत पीछे था, बल्कि वहाँ जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कैद का सूरत हाल थी। लेकिन अभी इंडिया तो बिल्कुल अपनी कंजम्पशन के लिए, अपनी कोई 1 अरब 40 करोड़ की आबादी के लिए भी वो फीड कर रहा है उनको, और एक्सपोर्ट पे भी जा रहा है। लेकिन हमारे जो बदकिस्मती से ओवर ए पीरियड जो रिसर्च जो हमारे इंस्टीट्यूट थे या रिसर्च का एक हमारा एरिया था, उसमें खातर खा रिसर्च हमारे साइंटिस्ट जो थे या रिसर्चर थे, उन्होंने ऐसा कोई कारनामा या ऐसा कोई काम नहीं किया जैसे हम कह सकें कि ये उन्होंने कोई ऐसा बीज निकाला है या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी दी है हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में, जैसे हम अपनी प्रोडक्टिविटी जो है, पैदावार जो है वो बढ़ा सकें या यील्ड पर एकड़ बढ़ा सकें। सर मायून का गिला तो हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले क्योंकि आप अरसे दराज से सर पार्लिमान का हिस्सा भी हैं, हुकूमतों में भी रहे हैं, तो ये हुकूमतों की तरजीहात में भी रहा है कि नहीं रहा? पहला सवाल तो मेरा ये है कि क्या एग्रीकल्चर कभी तरजीहात में रहा है? देखिए ये भी बदकिस्मती है कि मुख्तलिफ हुकूमतें यहाँ आती रहीं, तो एग्रीकल्चर सेक्टर को उस तरह से नहीं देखा गया जो उसकी तरजीह होनी चाहिए थी या प्रायोरिटी होनी चाहिए थी। शहबाज साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, मियाँ शहबाज साहब, तो उस वक्त पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त उन्होंने उस पर थोड़ा सा फोकस किया था, और हर एरिया में किया था, एजुकेशन, हेल्थ पे, और सारे से उन्होंने काफ़ी काम किया।
लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा ये नेगलेक्ट हुआ एरिया। अभी जब शहबाज साहब की हुकूमत अभी बनी है, अभी पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर है, तो उनकी जो तरजीहात हैं उसमें अगर मैं ये कहूँ कि नंबर 1 जो तरजीहात है, ऑफ कोर्स इकोनॉमी की रिवाइवल की बात वो करता है कि मेरा एजेंडा नंबर 1 एक ही है, मईशत की बहाली। मीशत की बहाली। पहले जब पीडीएम की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त ये था कि डिफॉल्ट से बचाना है, सही। वो सक्सेसफुली माशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल से हो गया। अब ये था कि मैंने रिवाइव करनी है इकोनॉमी, तो उसका वो समझते थे जो सबसे बड़ा इंजन है वो एग्रीकल्चर है, उसमें ग्रोथ शॉर्ट टाइम में आ सकती है, 6 महीने में डिविडेंड मिल सकता है और इसमें बड़ा पोटेंशियल है। वो इस पर फोकस्ड है और हमें बहुत इस पर डायरेक्शन देते रहते हैं, गाइडेंस देते रहते हैं, अहकामात आते रहते हैं, मीटिंग्स होती हैं, और उन्होंने बहुत सारे इसमें लोग इन्वॉल्व भी किए हैं जो यंगस्टर हैं, जो रिसर्चर हैं। अच्छा। इसको रिफॉर्म्स कर रहे हैं, इसकी जो रिसर्च के अदारे हैं उनको पे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। चाइना के साथ बड़ी हमारी कोलैबोरेशन है एग्रीकल्चर में। अच्छा। और उन्होंने वहाँ से इन्वेस्टमेंट आ रही है सर या वहाँ से एक्सपर्टीज ले रहे हैं? एक्सपर्टीज़ ले रहे हैं। 1000 पहले तो उन्होंने 1000 जो हमारे यंग स्टूडेंट थे या प्रोफेशनल थे, अच्छा। उनको वहाँ भेजा है कि वो हायर एजुकेशन एग्रीकल्चर में अच्छा। सेक्टर में वहाँ ट्रेनिंग लें, वहाँ टेक्नोलॉजी में, सीड में, क्लाइमेट चेंज में, लाइफ स्टॉक में, सारे 5, 6, 7 एरियाज हैं जहाँ उन्होंने कहा वहाँ पे लेके ट्रेनिंग लें, क्योंकि चाइना बहुत आगे जा चुका है एग्रीकल्चर में। और उनकी जो हमारे साथ सपोर्ट है वो टेक्निकल साइड पे है, उनके साइंटिस्ट हैं, उनके जो इदारे हैं हमारे सपोर्ट करते रहते हैं। तो कोलैबोरेशन, 1-2 कोलैबोरेशन और 1-2 उन्होंने प्रोजेक्ट भी हमारे साथ कर रहे हैं। हमारा फैसलाबाद यूनिवर्सिटी के साथ उनका बड़ा एक कोऑपरेशन है, वहाँ पे एक सेंटर बना हुआ है, उन्होंने बनाया हुआ है। इस तरह पीआरसी के साथ भी है। तो कहने का मकसद है कि चाइना के साथ बड़ा करीबी इस पे हमारा तल्लुक है। अभी पीआरसी मतलब हुकूमत प्रायोरिटाइज कर रही है एग्रीकल्चर को, लेकिन साथ में थोड़ा सा क्योंकि हम आगे चले जाएंगे तो जो पीआरसी है, एनएआरसी है, बाकी रिसर्च सेंटर्स की आप बात कर रहे हैं सर, क्या वहाँ पे इनएबिलिटी का इशू है, लोग काबिल नहीं रहे, या एक ये भी कहा जाता है कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरवेंशन हुई है, इतनी ज़्यादा सियासी मुदाखलत हुई है कि राइट मैन राइट जॉब पे है नहीं, तो जाहिर सी बात इदारों ने क्या परफॉर्म करना था? हाँ, किसी हद तक कई वजूहत हैं उसके नॉन परफॉर्मेंस की, जो वो तो हर क्लेम करते हैं हमने बड़ा परफॉर्म किया, हमने बड़े बीज निकाले हैं और हमने आगे लेके गए हैं चीज़ों को। वो तो सर नजर आ रहा है कि हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, कुछ काम हुआ भी है, लेकिन उस तरह नहीं हुआ जिस तरह होना चाहिए था। वो जो आप वजूहत बता रहे हैं उसमें बहुत सारी वजूहत हैं। जो एक आपने पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बात की, उसका भी बिल्कुल एक फैक्टर है कि बहुत सारी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आती रही और अपॉइंटमेंट्स जो है वो पॉलिटिकल बुनियादों पे रिकमेंडेशन या बुनियादों पे होती रही। और उस पे जो मैंने बाकी भी स्टडी की है, दूसरा वहाँ पे जो जितने भी हमारे साइंटिस्ट हैं वो पॉलिटिकल एक्टिविटी में बड़े रहे हैं कि खुद अपने तौर पे भी ग्रुपिंग बनी हुई है, पॉलिटिक्स हो रही है, एक दूसरे का नीचा दिखाने के लिए बात कर रहे हैं। अच्छा, बजाय रिसर्च के वहाँ पे सियासत हो रही है। वहाँ पे एफिशिएंसी उस तरह नहीं जिस तरह के एफिशिएंसी, और साइंटिस्ट हैं, ये रिसर्चर हैं, इनको तो बहुत अभाव होना चाहिए इन चीज़ों से। तो अभी लेकिन एक मैंने चीज़ और भी नोट की कि जो रिसर्च के लिए फंडिंग होनी चाहिए उसकी भी वो एडिक्वेटली फंडिंग नहीं होती रही। तो खजाना तनवीर हुसैन को कमजोर मिनिस्टर तो नहीं है सर? बात आप साथ में शहबाज शरीफ के सर कम से कम खुल के बात करें कि पैसे दोगे तो काम होएगा आगे। नहीं, अभी तो बिल्कुल आप बात ठीक कर रहे हैं। हम तो अभी प्राइम मिनिस्टर साहब तो कहते हैं हम मुझसे जितने अभी गवर्नमेंट आई है वो कहते हैं जितने चाहे फंड लें लेकिन उसका मुझे आउटपुट दें, मुझे उसका रिजल्ट दें। ये तो लॉजिकल बात है कि अगर मुझसे पैसे आपने लेने हैं तो मैं बिल्कुल पैसे देने को तैयार हूँ, लेकिन वो पैसे मुझे नज़र आना चाहिए कि उसका कोई रिजल्ट आया है, कोई प्रोडक्टिव हुआ है उसका काम, वहाँ पे कोई रिसर्च में आपने कोई काम किया है, तो इंशाल्लाह उस पर काम कर रहे हैं राइटली, बल्कि वीकली भी हमेशा प्रेजेंटेशन लेते रहते हैं, हमसे ब्रीफिंग लेते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ चीज़ें चल पड़ी हैं और दूसरे सूबे भी इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन स्पेशली पंजाब इसमें बड़ी लीड ले रहा है क्योंकि ये डिवॉल्व सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर का। तो उन्होंने बहुत सारे पाकिस्तान का मनसूबा ज़्यादा मैं ख्याल वहीं पे फोकस है, चोलिस्तान की बात भी हम बाद में करेंगे सर। जी हाँ, लेकिन मैं जो बात करना चाहता हूँ शायद साहब, वहाँ 80% क्योंकि एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन है वो प्रोड्यूस है वो पंजाब से है, तो
तो पंजाब उस जिस तरह पर काम कर रहा है, जिस तरह उन्होंने बहुत सारी रिफॉर्म्स लाए हैं, ट्रांसफार्म किए हैं अपने, और प्रोग्राम भी बहुत लाए हैं, मैं समझता हूँ कि उससे चीज़ें आगे चली हैं। अच्छा। और वो लीड ले रहे हैं, और हमारा पूरा उनके साथ कोऑर्डिनेशन है, दूसरे सूबों के साथ भी है। तो इंशाल्लाह बलूचिस्तान के साथ हम बड़ा काम कर रहे हैं, वहाँ कॉटन पे काम कर रहे हैं और उनको थोड़ा फैसिलिटेट कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा उनको काफ़ी फंडिंग किया, सोलराइजेशन, जो ट्यूबलों की सोलराइजेशन है उसके लिए भी को 50 अरब रुपया दी है। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह आप साल डेढ़ के अंदर देखेंगे जो इस वक्त हम एग्रीकल्चर सेक्टर में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो हैं वो कोई इंपोर्ट जो बिल हमारा है वो कोई ऑलमोस्ट 4-5 बिलियन के करीब है, इंक्लूडिंग कॉटन और एडिबल ऑयल जी। तो इसका भी हम कोई सब्सिट्यूट अपनी प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। कॉटन में हम बढ़ा रहे हैं। कॉटन जो 1.5 करोड़ बेल होती थी इस साल 50 लाख हुई है सिर्फ। इसको इंशाल्लाह उम्मीद है इस साल जो पंजाब के साथ हमने मिलकर कोशिश की है उसमें हम इसको कोई 10 मिलियन के करीब ले जाएंगे। तो अगले साल हम हमारा ख्याल है कि जो 1.5 करोड़ की हम बात करते हैं वहाँ तक पहुँचे ताकि हम अपनी जो ज़रूरत है वो भी पूरी करें और ज़रा मुबादला बचा सकें। सबसे बड़ा बात है कि डॉलर्स हमारे पास हैं। इस तरह ऑयल की सब्सिट्यूशन पे भी काम कर रहे हैं। ऑलिव ऑयल पे बहुत काम हुआ है। हमारा ऑलिव ऑयल पिछले दिनों न्यूयॉर्क में कंपटीशन हुआ था तो लोरा लाई के हमारे शौकत रसूल साहब हैं जिन्होंने एक ऑयल निकाला है, ज़बरदस्त है और वहाँ पे उनको सिल्वर मेडल मिला है। नंबर 2 सेकंड थर्ड बेस्ट डिक्लेयर हुआ है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जहाँ स्पेन है, जहाँ इटली है, जहाँ बहुत बड़े मुल्क हैं जो बड़े डेकेड्स सदियों से जो लोग सदियों से काम कर रहे हैं और उनके बड़े पॉपुलर है। तो अभी एक्सपोर्ट भी हमने 35 टन उसकी की है। तो मेरा ख्याल है कि हम सही डायरेक्शन पे एग्रीकल्चर सेक्टर है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के होते हुए आप एग्रीकल्चर सेक्टर में भी ग्रोथ देखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे कह दे राना साहब, मट्टी तो बड़ी जरखेज़ है, इसमें नम भी है, लेकिन पॉलिसीज़ की कंटिन्यूटी और फिर जो सियासतदान अपने इंतखाबी मंशूर में कुछ वादे करते हैं रिफॉर्म्स के हवाले से वो पूरे नहीं हो पाते। तो राना साहब से ये भी पूछेंगे कि नून लीग की सरकार ने भी कहा था गैर ज़रूरी अखराजात को ख़त्म किया जाएगा, इदारों को रिफॉर्म किया जाएगा, साल से ज़्यादा हो चुका है, उस हवाले से क्या कोई प्रोग्रेस हुई है और आगे चल के क्या करने जा रही है हुकूमत। एक छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। राना साहब ये भी सर बताइएगा, इंतखाबी जलसे जब होते हैं तो आप जैसे रहनुमा शहबाज साहब, बिलावल साहब, गैर ज़रूरी वजारतें हैं, गैर ज़रूरी इदारे हैं, कायम है 8-900 अरब हर साल उन पर खर्च आता है। सर आप बड़े एम्बिशियस अप्रोच के साथ आए थे कि हमने लाइबिलिटीज़ को भी ख़त्म करना है और इदारों के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट को भी नीचे लेके जाना है। लेकिन इस वक्त भी लग रहा है कि रिसर्च के लिए पैसे आपके पास इसलिए नहीं बचते कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि बाकी कुछ रहता नहीं है। तो सर अगर विजन क्लियर है तो इसमें इनिशिएटिव लेने में प्रॉब्लम क्यों आ रही है आप लोगों को? देखिए, पहले जब आप ब्रेक पे जा रहे थे तो आपने एक बात की, मैं इसका भी जवाब दूंगा। आपने कुछ बातें की जिसमें आपने कंटिन्यूटी का जिक्र किया। जी बिल्कुल है। मैं समझता हूँ विद ऑनेस्टी मैं समझता हूँ कि कुछ टाइम मिनिमम जो एक टाइम होता है 5 साल बड़ा सोच समझ के रखा हुआ है टाइम। अगर आप वाकई चाहते हैं कि कोई विजिबल चेंज देखें, आप प्रोग्रेस देखें, आप ग्रोथ देखें, इकोनॉमिक प्रोग्रेस देखें, माशी सूरत हाल लोगों की बेहतर हो, मुल्क की बेहतर हो, तो कंटिन्यूटी एक बहुत ज़रूरी है। पॉलिसीज़ हैं, मैं आपका टाइम थोड़ा सा इस पर ले लूँगा ज़रूर कि हमने 2013 से 2018 में बहुत काम किया मियां नवाज शरीफ साहब की सरबराही में। वो एक बड़ा गोल्डन ईरा था जिसमें इन्फ्लेशन जो है वो 2% पे था, फूड इन्फ्लेशन, और 4% वो दूसरा इन्फ्लेशन था। हमारी जीडीपी 6.7-6.6 पे पहुंची होती थी। कोई ऐसा सेक्टर नहीं था जिसमें आपको बेहतरी या प्रोग्रेस नज़र आ रही थी। इस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाए, बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट थे जो उसको हम फाउंडेशन में नहीं लाए लेकिन ऑलमोस्ट शुरू हो चुके थे। तो जब 2018 में चेंज आई तो वो सारे काट दिए गए। तो मैं मिसाल देता हूँ, मेरे अपने हलके में मैं कंटिन्यूटी की बात करने लगा हूँ कि पॉलिसीज़ की कंटिन्यूटी,
कि मेरे हलके में 6 प्रोजेक्ट्स है जो पीटीए की गवर्नमेंट ने इमरान खान के समझ लो उसने पॉलिटिकल रीज़न पे ख़त्म कर दिए, और जब हमने दोबारा पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो उनको रिवाइव किया शहबाज साहब ने, बहुत ही अहम थे। जिस तरह मेरे एक अगर लाहौर आप जाते हैं तो एक अमामिया कॉलोनी के रेलवे फाटक था, 2-2 किलोमीटर लाइन होती थी, घंटा घंटा खार होते तो फ्लाई ओवर था, तो उसकी कॉस्ट 1.2 बिलियन थी उस वक्त। जब दोबारा रिवाइव की तो 3.6 बिलियन हो गई। कौमी खजाने पे इस तरह बोझ पड़ा। ये बहुत सारे ऐसे मसाले देते हैं अमीयत के मंसूबे थे, अवामी अमीयत क्या बिल्कुल दूसरे नहीं थे, जिस तरह कोई टचिंग था या दूसरी चीजें थी, या तो इस तरह पूरे पाकिस्तान से बनवाया जा रहा है कुछ और किया नहीं, जिस तरह पाकिस्तान में बहुत सारे हमारे दूसरे जो कौमी अमीयत के थे, कौमी मफाद के थे, वो उसने बंद किए, जो दोबारा शुरू किए तो उस पर हंड्रेड्स बिलियन का काम फर्क पड़ गया। अभी मुझे कोई कह रहा था, कोई पता नहीं 3 बिलियन का था जो 23 बिलियन पे पहुंच गया है, अभी उस पर डिस्कशन हो रही थी प्लानिंग में। तो कहने का मकसद है कि कंटिन्यूटी ज़रूरी है, और इंशाल्लाह राइट डायरेक्शन पे अगर कोई गवर्नमेंट जा रही है तो उसको मौका मिलना चाहिए, बजाय इंतशार के और फितना अंगेजी के या हर रोज़ जो काम होता है। लेकिन सर उनका तो भी बात जो आपने बात की कि आपके बड़े एम्बिशियस टारगेट थे, इसमें कोई शक नहीं कि शहबाज साहब बिल्कुल फोकस्ड हैं, और उन्होंने आते ही ये सारे जो रिफॉर्म्स हैं उस पर काम शुरू किया हर सेक्टर में, और ये डाउन साइजिंग वाला या छोटी गवर्नमेंट का जो कंसेप्ट है उस पर भी उन्होंने काम किया, और राइट साइजिंग कमेटी बनी जिसने हर मिनिस्ट्री को थारोली देखा, और उसमें देखा कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, जिनकी यूटिलिटी नहीं है, और उनका रहना इस गवर्नमेंट के खजाने पे बोझ है। ठीक है। तो मैं बहुत सारी वजारतों का बता सकता हूँ। मैं इंडस्ट्री में था जी। तो वहाँ 26 अदारे थे, तो मैंने देखा 12-13 ऐसे हैं जिनका वाकई फौरी तौर पे बंद होना चाहिए था, कोई उनका फ़ायदा नहीं था। मैं आपको बताऊँ पाकिस्तान फर्नीचर, एम्ब्रॉयडरी, तो मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से बात की, तो खैर मैं जब मिनिस्ट्री के उधर राइट हाउसिंग गया तो हमने 20 उन्होंने महकमे बंद कर दिए, वाइंड अप कर दिए। अच्छा। और यूटिलिटी स्टोर उधर बंद कर दिया। इस तरह सारी आप देखेंगे तो फूड में भी हमारे बेशुमार अदारे उन्होंने बंद कर दिए, जिस तरह पास्को है, कुछ बोर्ड्स हैं, कुछ और। सर फिशरीज एंड लाइफ स्टॉक भी बंद कर रहे हैं सर, तो नहीं तो उसको मैंने फिशरीज को जो मसला है या लाइफ स्टॉक का या टम्बाकू का, उसका मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की है, क्योंकि मैं उस वक्त नहीं था जब ये वाइंड अप की बात हुई कैबिनेट में, तो मैंने उनके कहा कि फिर उन्होंने कहा कि नहीं इसको रीओपन कर लें, उसकी बाकी ज़रूरत है। सी फूड लाइफ स्टॉक सर ये तो दुनिया में नहीं वो ज़रूरत है, वो हो गया, लेकिन वो हो जाएगा, लेकिन हमने इस पर मैं यही आपके बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे अदारे बंद किए हैं, और उनकी या हमने डाउन साइजिंग की है। 60% सारी जो एग्जिस्टिंग वैकेंसीज हैं जो खाली थी, इसका मतलब 5-5 साल से खाली पड़ी है, उनको ख़त्म कर दिया है, अबॉलिश कर दिया। सर 60% हमने डाउन साइजिंग कर दिया कि अब छोटी गवर्नमेंट से ठीक है। उसका इम्पैक्ट आएगा जब आप 1-2 साल गुजरेंगे, आप देखेंगे चीज़ें जब सेटल हो जाएंगी, क्योंकि इस प्रोसेस में है। तो ये बहुत बड़े काम हो रहे हैं, बहुत विजिबल जो हम रेडिकल चेंजेस लेके आ रहे हैं, जो मॉडर्न गवर्नमेंट के जो प्रिंसिपल हैं गुड गवर्नेंस के, उस पे जा रहे हैं, स्मॉल एंड एफिशिएंट गवर्नमेंट। लेकिन सर इदारों को ई गवर्नमेंट पे भी लेके जाए ना सर, अभी तक पेपर वर्क टिपिकल तरीके हैं सर, फाइलें चलती हैं, हम बाहर लगे पड़े होते हैं। तो वो जिन इदारों को ख़त्म कर रहे हैं, जिन मुलाजमीन की मुद्दत रह भी गई है सर, PWDO या जो बाकी इदारों की बात कर रहे हैं, उनके फ्यूचर के बारे में कुछ आपने नहीं सोचा? फिर पास्को सर आप ख़त्म करने जा रहे हैं, तो कल को अगर स्टोरेज होगी गंदम की कैसे कर पाएंगे? वो तो मैं बाद में आऊँगा ना, जो इस वक्त इमदादी कीमत का देखिए, जो आपने ई फाइलिंग की बात की है, ई गवर्नमेंट की, ई गवर्नेंस की, उस पर 100% हम चले गए। सारी मिनिस्ट्रीज ने उस पर 100% कंप्लायंस कर दी है। अब सारा काम ई फाइलिंग पे पुराना तमीर के टेबल पे अब कोई फाइल नहीं आती। अच्छा, बिल्कुल नहीं आती। आप ईमेल के थ्रू सब कुछ कर रहे हैं? ईमेल के सारा हो रहा है। और उस पे टाइम होता है कि अगर कोई आई है तो कितनी टाइम पे डिस्पोज ऑफ किया। अच्छा। और ये इस पे 3-4 महीनों में ये सारा काम किया। प्राइम मिनिस्टर टारगेट दिया था प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और उस पे वो उन्होंने फिर मीटिंग ली कि कुछ मिनिस्ट्रीज ने 100% पे गया, कोई 90 पे, कोई 40 पे, कोई 30 पे, कोई 10 पे। अच्छा। तो वहाँ पे उनकी अकाउंटेबिलिटी होती थी, सारा हम भी देखते थे, थोड़ा सा वो
मिनिस्टर साहब। तो फिर आज मैं आपको बता रहा हूँ कि सारी मिनिस्ट्रीज 100% पे ईमेल पे हैं। दूसरी आपने बात की जो मुलाजमीन आप मुलाजमीन का सरप्लस की, वो सरप्लस पूल में जा रहे हैं। जहाँ जहाँ वैकेंसी होती है उनको एडजस्ट भी करेंगे, लेकिन उनके लिए और भी है कि अगर वो रिटायरमेंट लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी पैकेज है, बड़े हैंडसम पैकेज हैं जिनके लिए उनका फ्यूचर सिक्योर होगा। तो मैं समझता हूँ कोई ऐसी किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी। यूटिलिटी स्टोर वाले जो पक्के मुलाजमीन है उनके लिए बिल्कुल यही है। लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज बहुत लंबी चौड़ी हैं, कहते हैं इस इदारे की बहुत लंबी चौड़ी। उनका जो मॉडल हम बना रहे हैं वो एक तो है पब्लिक प्राइवेट सेक्टर से मैनेजमेंट हम ट्रांसफर कर दें प्राइवेट सेक्टर में। दूसरा उनकी डाउन साइजिंग हमने करके इस वक्त उनको प्रॉफिटेबल बना दिया है ताकि जब प्राइवेटाइजेशन में जाए तो हमें पैसे उसके सही माकूल मिल सके। तो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एसेट्स जो है उनका जब प्राइवेटाइजेशन में जाएंगे तो उसके जो ऑडिटर मुकर्रर होते हैं जो उसको वैल्यूएट करते हैं, वैल्यूएशन लगाते हैं, वो वैल्यूएशन लगाएंगे उसमें जिस तरह PI है या इंडिकेटर्स अच्छे होने चाहिए। बिल्कुल वो आएगा कि जी ये नीचे उसका जो एक नीचे बेंचमार्क होता है जी जी उस पे हम लेके जाएंगे ताकि इन्वेस्टर भी इनकरेज होगा कि बेनिफिशियरी और बड़ा प्रॉफिटेबल इदारा है, इसको खरीदा जा सके अच्छे पैसों से खरीदा जा सके। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें बहुत काम हो रहा है और इसके विजिबल शायद इतना ज़्यादा प्रचार नहीं किया जा रहा या बताया नहीं जा रहा। जिस तरह रमज़ान पैकेज है, रमज़ान पैकेज हम देते थे यूटिलिटी स्टोर के ज़रिए, तो वहाँ पे बहुत सारी कतारों में खड़े रहना, जलील होना, कुछ करप्शन होनी, कुछ बहुत सारे मामले तक हुई है सर, लोगों तक हुई है। तो इस दफ़ा प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये डिजिटल वॉलेट एक बनाया जो मेरा फर्स्ट टाइम हमारे अफसरों ने, ये बेसप वाले हैं और IT वाले हैं, हमारी मिनिस्ट्री ने साथ मिल के इसका जो सिस्टम क्रिएट किया वो ऐसा किया कि एक एक पैसा अगले के गया वॉलेट पे गया है, कोई उसमें उसके हाथ में गया मीडिएटर के हाथ में नहीं, उसके अकाउंट में चला गया, उसके वॉलेट में चला गया। उसको वो यूज़ कर सकता था, चाहे बिजली का बिल देना उसने, कोई और उसकी मुश्किल हो या आटा खरीदना हो वो खरीद सकता है। तो मैं समझता हूँ बहुत सारी रिफॉर्म्स आई हैं और हर रोज़ नई रिफॉर्म्स, नई चीज़ें, नई हम मैयज़ ले रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट में बेहतरी आ रही है और गवर्नेंस में बेहतरी आ रही है, ट्रांसपेरेंसी की प्राइम मिनिस्टर साहब बात करते हैं, बहुत ज़्यादा उनका फोकस्ड है कि करप्शन पे कम हो, किस तरीके से करप्शन फ्री हम कर सकें, किस तरह हम ट्रांसपेरेंसी इसमें ला सकें। एक एक चीज़ खुद देखते हैं, कोई अपॉइंटमेंट होती है तो उसको भी इतना ज़्यादा देखते हैं, मुख्तलिफ जी लोड डाउन मंगवाते हैं मुख्तलिफ एजेंसियों से, तो फिर जाके वो लेकिन सर लोग एक गिला भी कर दें कि लोगों के पेटा तुम पत्थर बन रहे हो, खुद अरकान पार्लियामेंट अपनी तनख्वाहों में इजाफा कर देते हैं सर। तो वो कहते हैं कि अगर ये मुल्क के अंदर वसाइल की कमी सबके लिए है तो उनके लिए भी है। तो जो प्रिविलेज क्लास है वो कह रही कि नहीं हमारा तो गुजारा नहीं होता, लेकिन आप गुजारा करें इसी में। थोड़ा पहले देखिए मैं पार्टली आपसे इत्फाक करता हूँ, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि जो पार्लियामेंटेरियन है वो अंडरपेड थे, दुनिया जहान का देख ले। लेकिन क्योंकि मुश्किल हालात थे तो क्योंकि सारे सूबों ने खुद कर लिया था, पंजाब ने कर लिया, जब सूबे बलोचिस्तान करता है, KPK करता है, सारे करते हैं, तो उस वक़्त कोई नाम नहीं लेता। जब फेडरल गवर्नमेंट की बारी आती है तो इत्फाक से ऐसा शोर पड़ता है। लेकिन वो मैं समझता अंडरपेड थे। इस तरह आप जजेस की देखें, तनख्वाहें 12-12 लाख है, कोई 50 लाख ले रहा है, 25 हो गए हैं सर, आप पीछे हैं थोड़े से, अब बढ़ गई है, कोई 50 लाख ले रहा है हमारा, कोई कॉर्पोरेट का, कोई कुछ ले रहा है, कोई कंसल्टेंट क्या कर रहे हैं। लेकिन ये लोग थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि दूसरे सूबों को इधर उधर प्रेशर था, लेकिन अगर कर लिए तो इतना ज़्यादा ना करते, डबल कर लेते। अगर 1,60,000 था या 1.5 लाख था, पता नहीं कितनी 140 में इजाफा ना होता आपके ख्याल में, थोड़ा कम नहीं होता तो बेहतर मतलब कम तो थी। क्योंकि देखिए आपने ये पॉलिटिक्स अब होल टाइम जॉब है। वो ज़माना गया जब 50s का था, 60 का था, 70 का। मैंने अपने बावजूद तो देखा, अपने वालिद साहब को भी, वो अपने दूसरे काम भी करते थे, अपनी एग्रीकल्चर भी करते थे, सारा कुछ करते थे। लेकिन हम नहीं कर सकते, हम होल टाइम जॉब है, अपने कंस्टिट्यूएंसी में टाइम देते हैं या गवर्नमेंट के साथ या असम्बली में।
तो वो एक फैक्टर था, लेकिन मैं समझता हूँ। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगा कैबिनेट जो है प्राइम मिनिस्टर साहब की, उन्होंने बगैर तनख्वाह के काम किया है। ये एक फैसला किया गया था कि 1 रुपया नहीं लेंगे, नहीं लेना, लेकिन अब तनख्वाहें बढ़ी हैं, उनकी भी बढ़ाई हैं। जब पार्लियामेंटेरियन की बढ़ गई तो मिनिस्ट्री भी थोड़ी, प्राइम मिनिस्टर साहब की उसी तरह ही है, शायद 2 लाख है, लेकिन वो तो शायद ले भी नहीं रहे। इस तरह अब प्रेसिडेंट की हमने बढ़ाई थी जब शाहिद खकान साहब थे, वो कहते यार प्रेसिडेंट की तो बढ़ा दें, जब जज इतने ले रहे हैं तो उनकी शायद 10-12 लाख की थी, जज के बराबर की थी सुप्रीम कोर्ट के। तो ये मेरा जरदारी साहब तो लेते होंगे मेरा ख्याल। इंडिया में तो पेंशन भी है शायद साहब, मैं बता रहा हूँ किसी MP की मेंबर, MNA समझ लें, मेंबर लोकसभा की, जो एक दफ़ा मेंबर होता है उसको 25,000 वो पर मंथ देते हैं, पेंशन देते हैं, जो एक दफ़ा होता है। जो 2 दफ़ा होता है उसको 50,000 दे देते हैं, जो 3 दफ़ा, लेकिन 5 साल पे मैक्सिमम लाख रुपया देते हैं, उसके बाद वो नहीं देते। तो मैं समझता हूँ कि एक सारी ज़िंदगी एक बंदा इधर गुजारता है, बड़ी सर्विस है, इतना काम कोई नहीं। मिनिस्टर तो यहाँ बैठ के रात तक काम करते हैं, तो ये स्टाफ तो सारे चले जाते हैं, 4 बजे हम बत्तियां बंद करके चले जाते हैं। मेरे बंदे होंगे जब मैं बैठा होता हूँ। बाकी अल्टीमेट रिस्पांसिबिलिटी मिनिस्टर की होती है, मिनिस्टर काम अच्छा कर रही है या नहीं कर रही है। वैसे ठीक है कि एक बात ज़रूर मैसेज के भाई, जब लोगों के लिए इतनी महंगाई है, गुर्बत है, तो हमें रोल मॉडल होना चाहिए, ये बात होनी चाहिए। लेकिन उनकी अपनी ज़रूरियात हैं, वो भी मैं समझता हूँ नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन बेहतर तरीके से हो सकता था। छोटा सा ब्रेक नाज़रीन, और ब्रेक के बाद भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग गुफ्तगू जारी रहेगी। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद नाज़रीन। हमारी गुफ्तगू हो रही है नेशनल फूड सिक्योरिटी के वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन साहब के साथ। सर, एक लोगों को ये भी गिला है कि आप गोया कि अगरचे इन्फ्लेशन फिगर्स को नीचे लेके आए हैं, बट सर आप ही के दौर में जब से हुकूमत आई है, गोया कि चीनी की कीमतें 145 से शायद अब 200 को टच कर रही हैं। अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो शुगर एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर शायद आप भी हैं। तो सर अगर मुल्क के अंदर कंजम्पशन इतनी ज़्यादा थी तो एक्सपोर्ट करने की इजाज़त क्यों दी गई? एक्सपोर्ट वजह इसकी है, होर्डिंग है, क्या कहानी है सर, ये कीमतें ऊपर क्यों जा रही हैं? शायद साहब, जो जहाँ तक शुगर की एक्सपोर्ट का तल्लुक है, शुगर एडवाइजरी बोर्ड है जो मेरे पास ही है, मैं उसका चेयरमैन भी हूँ। लेकिन एक्सपोर्ट के पीछे ये था कि कोई 1.5 बिलियन 15 लाख सरप्लस था, और ये इंडस्ट्री है, प्राइवेट सेक्टर में है, तो उनके पास होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं होती, क्योंकि लॉस भी वैसे उनको जो कास्ट थी उससे नीचे प्राइस जा रही थी। तो प्राइम मिनिस्टर साहब इस पर काफ़ी सेंसिटिव थे कि ये एक्सपोर्ट नहीं होनी चाहिए। तो उस पर हम उनको ब्रीफ करते रहे कि जी ये सरप्लस है, और ये इससे बिल्कुल इंडस्ट्री जो है उसका, क्योंकि बैंकों के पैसे हैं, रखनी है चीनी, रखते नहीं चाहिए, उनकी बड़ी तजावीज़ थी। हमारी तो जो पैसे हैं, हमारी जो लिक्विडिटी है, ये हमारा पैसे हैं वो रिलीज हो हमारे यहाँ। तो उस पर बड़े कॉशियसली हमने उनको 7 लाख की परमिशन दी, 1 लाख फिर इस तरह करके दे दी, ताकि मार्केट प्राइस ठीक रहे। मार्केट प्राइस ठीक नहीं रहे। ये सरप्लस है हमें फॉरेन एक्सचेंज है, उन्होंने जो और फॉरेन एक्सचेंज 400 मिलियन के करीब डॉलर के करीब आया। अच्छा, ये बहुत बड़ा मतलब एक पैसा था जो हमें आया। और उनकी जो प्राइस थी, जो हमने बेंचमार्क रखा या फ्रीज किया, वो था एक्स मिल 140, और वो उनकी बिकती रही 122 से 120 पे। अंदाज़ा करें वहाँ तक भी नहीं पहुँचे। जो 145 हमने रिटेल की, तो वो भी मैक्सिमम 130, 132 पे रही। सही। जब अगला सीज़न आया तो उसमें हमें ये प्रोजेक्शन थी कि गन्ना जो है वो पिछले साल से 2% ज़्यादा लगा है। अच्छा। हमने कहा अगर पिछले साल ये सरप्लस था तो इस साल और ज़्यादा होगी, एक्स्ट्रा होगी। लेकिन जब गन्ना हीट कोई ऐसी आई, या ऐसा जो चेंज वो आप कहते हैं क्लाइमेट चेंज, तो उसकी वजह से गन्ने की जो यील्ड थी कम हुई, तो उसका जो कंटेंट था वो भी कम स्ट्रेस कर गया। तो जब पहला महीना हुआ तो उससे हमने देखा कि उससे प्रोडक्शन कम हुई है, तो फिर हमें अंदाजा हुआ ये इस साल प्रोडक्शन कम, असेसमेंट गलत साबित हो गई, प्रोजेक्शन जो थी बिल्कुल ठीक। और हमें तो ये सामने था कि होगी, लेकिन फॉर्चुनेटली हमने 5 लाख का बफर स्टॉक रख लिया हुआ था, रिजर्व, वो हमने कहा कि नहीं जाएगा।
ठीक है। फिर उस वक्त जो एक्सपोर्ट नहीं हुई थी वो भी हमने कैंसिल कर दी जब हमने ये दिसंबर में देखा। तो अब उनकी जो है प्रोडक्शन पिछले साल हुई थी 6.7, ठीक है। तो और कैरी फॉरवर्ड था हमारे पास 8 का, तो हमारे पास आ गई वो 7 पॉइंट कितनी होगी 5-4 आ गई, ठीक है। तो वो सरप्लस थी। हमारी रिक्वायरमेंट है ऑलमोस्ट 63 के करीब है, ठीक है। 63। तो इस साल जो प्रोडक्शन है वो आ गई 58 पे। ओह अच्छा, हाँ, जो हमारी रिक्वायरमेंट से भी नीचे है। नीचे है, तो वो प्लस वो करके वो ब्रेक इवन पॉइंट पे है। ओह, नेचुरली जब इस किस्म की सूरत हाल हो तो गन्ने को हमने उसकी प्राइस डी रेगुलेट कर दी, पंजाब करता है, उन्होंने डी रेगुलेट कर दी। ठीक है। गन्ने की प्राइस भी बढ़ गई, जो पहले 400 पे थी वो 500, 600, 700 पे भी बिका। तो उसने भी एडअप किया फिर। उसने भी कास्ट में एडअप किया। अब कास्ट उनकी ज्यादा है, लेकिन ये किसी तरीके से नहीं ठीक है। 200 रुपया या 180 रुपया, 200 तो नहीं हो सकता, 180 तक गई है। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी ज्यादती है। हमें मैक्सिमम इसकी जो प्राइस है ना वो रिटेल 165-66 सर ये बात तो बतौर शहरी मैं करूँ ना, आप तो रियासत है सर, आप तो नहीं तगड़े मैं हो। करता हूँ, लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर है, हम उसके साथ मीटिंगें करते हैं। उनको मैंने कहा कि यार, फिर देखें उनसे हमने कुछ फेवर्स भी ली हुई हैं। पिछले रमज़ान शरीफ में जी। मैंने 130 रुपए में उनसे स्टॉल लगवाया, सारे 130 रुपए में मिलती रही है रमज़ान शरीफ में। ईद तक मैंने चांद रात तक उनसे काम किया। जिस वो कहते थे हमें लॉस हो रहा है, मैंने कहा नहीं, ये करें मेरी खातर। ये तो सर एक हाथ से देना दूसरा से लेने वाली बात है ना। तो उधर से आपको अभी relief दिया अभी तो दूसरी अभी तरफ वो से- कर रहे हैं, हाँ। ठीक बात है, लेकिन एक कमेटी बनी है हेडेड बाय डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार साहब, अच्छा वो देख वो भी इसको देख रहे हैं। मैं भी उसके साथ होता हूँ, कमेटी में हूँ। और फिर मैंने 4-5 दिन में मीटिंग बुलाई थी, तो मैंने उनसे कहा था कि आप ईद तक मेहरबानी करें तो इसको बढ़ने ना दें। मुझे उम्मीद है कि वो जो उन्होंने वादा किया हुआ है वो उस पर रहेंगे कि मैक्सिमम 168 तक से ज़्यादा नहीं करेंगे। उसके बाद हम बैठेंगे और फिर हम कोशिश करेंगे कि अगले सीज़न तक हम किसी तरीके से मैं इंपोर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जी आप इंपोर्ट कर लें ताकि थोड़ा स्टॉक आएगा तो ये दुरुस्त हो जाएंगे। अच्छा, इनको चेक करने के लिए बड़ा जरूरी ये है कि दुरुस्त कुछ हो लेके जाएंगे। आएं। बिल्कुल ठीक है, ताकि वो थोड़ा ऐसे सेंसिटिव होते हैं। तो वैसे शुगर ठीक है, शुगर मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो तो मेरी ड्यूटी है, मैं पूरी करूंगा। जिस तरह प्राइस मैं स्टेबलाइज कर सकता हूँ, बिल्कुल मैंने पिछले साल भी किया है, इस साल भी कोशिश है इस और सिचुएशन में भी कुछ मैं बेहतर करूँ। लेकिन अभी वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है या दूसरे इदारों की, वो पाकिस्तान के 40% जो लोग हैं ना पॉपुलेशन डायबिटिक है, हो चुकी है। तो शुगर अब वो बार बार वार्न हमें कर रहे हैं, वार्न कर रहे हैं कि आप इस पे कंट्रोल करें, शुगरी जो चीज़ें हैं उसको थोड़ा कंट्रोल करें। और मैं दूसरी बात बताऊं कि इसमें हमें कुछ देखना चाहिए। दूसरा देखें, बाकी जो फूड आइटम है हमें उस पर भी फोकस करना चाहिए जो महंगे होते हैं। ठीक है। आजकल फिर मैं पढ़ रहा हूँ कि बड़ी वो जंप कर रहे हैं, कुछ जी 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 प्रॉफिट ले रहे इवन के हैं। पेरिशेबल अब आइटम्स की शुगर जो है वो एवरेज जो है वो 4 से 5 किलो इस्तेमाल करता है एक फैमिली। एक फैमिली है सर। फैमिली बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भी 3 कर रहा हूँ, मैं भी 2 कर रहा हूँ, मैं 10 एवरेज 5 kg है, मैं 10 कर रहा हूँ। अब जो 3, 4, 5 कर रहे हैं उसको अगर 150-200 रुपया फर्क महीने का यही पड़ेगा, जितना ही पड़ेगा, उससे ज्यादा को फर्क नहीं। अब गोश्त है, अगर आप उसकी प्राइस 1600 मुकर्रर करते हैं तो 2600 रुपये में बिक रहा है, तो वो तो 10, 15, 20, 30 हज़ार रुपया महीने का पड़ जाता है, इम्पैक्ट आ जाता है। तो ये चीज़ें हमें एनालाइज करनी चाहिए। चीनी का एक है, मीडिया ने एक किया हुआ, लेकिन इंशाल्लाह चीनी को स्टेबलाइज करेंगे। प्राइम मिनिस्टर का तो एक है कि जी चीनी की प्राइस नहीं बढ़ने देनी है। प्राइस हो, लेकिन जो आपने डायबिटीज की बात की है सर, ये और फैक्टर भी है कि ये कंट्री वाटर स्ट्रेस कंट्री है सर, यहाँ पे पानी नहीं है। और आपको पता है कि गन्ना सबसे ज्यादा पानी लेता है। तो सर ये शुगर मिलें नई से नई बनती जा रही है, और वो लोग तो कहते हैं कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं वही तो बैठे हैं, जो उनके मालकान है वो आप यहाँ हो, वो पीपल्स पार्टी में हो या किसी और जमात में हो सर। नहीं, उनका खैर देखें, हमारी ड्यूटी जो मैं आपको बताऊं
मेरी पहली ड्यूटी, मेरी कमिटमेंट मेरे इस ऑफिस के साथ है। यकीनन होनी भी चाहिए। मैं ऑनेस्ट टू गॉड बताता हूँ, मेरा बिजनेस मेरा जो भी है वो पीछे रह जाता है। मैं कहता हूँ माई फर्स्ट जो कमिटमेंट है वो मेरी अपनी इसके साथ है। बिल्कुल, और जिस दिन नहीं होगा तो मैं चला जाऊँगा। बिल्कुल, हाँ, बाद में मैं फ्री हूँ, मैं बिजनेस करूँ जो मर्जी करूँ, प्राइम मिनिस्टर हो कोई हो, दे आर कमिटेड विद दिस। मैं आपको अगर ये कहूँ कि हल्फर में कहूँ कि उसको ज़्यादा कॉमन मैन का ज़्यादा गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का है। दूसरा, बिल्कुल अगर उसके कारोबार तबाह भी हो जाए तो उसको परवाह नहीं। मैं देखें, अगर इफ़ यू बिलीव मी, ठीक है, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, मुझे पता है उसकी पॉलिसी का पता है, उसके अहकामात का मुझे पता है, उसकी तड़प का पता है कि उसकी तड़प कितनी है, उसकी किस तरह वो परेशानी मैं देखता हूँ। उसके बहुत सारे डिफरेंसेस भी होंगे, मेरे साथ भी। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट, मैं आपको बता रहा हूँ। इख्तिलाफ आपसे भी हो जाता है? नहीं, ये डिफरेंट शुगर पे। ठीक है। मैं समझता हूँ कि सर पे नहीं सवार करना चाहिए, तो इतना पैनिक नहीं होना चाहिए हमें। तो वो बस रात दिन शुगर, लेकिन ये चीज़ मैं समझता हूँ। और 80% शुगर की कंजम्पशन जो है ना वो कमर्शियल साइड पे है, बेकरी में, ब्रिवरेजेस पे है, जो कोका कोला है सारे, बिल्कुल ऐसे उनको भी उसी तरह सस्ती दे रहे हैं जिस तरह हम आम आदमी को देना चाहते हैं। ये मैकेनिज्म कोई होना चाहिए। क्या कभी कभी आपने सुना है कोका कोला की बोतल अगर 120 रुपये उन्होंने चीनी ली है जी, तो क्या कोका कोला की कीमत उन्होंने 1 रुपया कम की है? कतई नहीं की सर। क्या केक कम प्राइस हुई है? क्या मिठाई कम हुई है? नहीं हुई, बिल्कुल तो नहीं। उनके लिए हम 120-130 रुपया करना चाहते हैं। यकीनी तौर पे बहुत बड़ा आप मेरा मतलब, मैं ऑनेस्टली ये लम्हा फिक्री है हमारे लिए। जी जी, यकीनन, बिल्कुल। हमें कोई सिस्टम करना चाहिए जो 20% है, 20% में आप भी मेरी तरह ही, मतलब मैं तो खैर शुगर, मतलब कुछ तबका ऐसा है जो अफोर्ड कर सकता है ना। फर्क नहीं पड़ता, मुझे क्या फर्क पड़ता है, 250 रुपए किलो भी हो जाता है। वो लोग जो है उनके लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, उनको रिलीफ दे सके। यकीनन ये जो चीज़ हम कर रहे हैं 80% कमर्शियल उनको दे रहे हैं। सही। इसमें चाय मिठाई वो ऐसे एक दुकान होती है, महीने बाद एक और चेन बन जाती है, एक और बन जाती है, एक और बन जाती है इनकी। और वहाँ पे राज देखो तो क्या उनके सेल्स हैं। बट एक छोटा सा ब्रेक सर, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो थोड़ी सी राना साहब के साथ कुछ सियासी गुफ्तगू भी करेंगे। बहुत सारी टेक्निकल बातें हो गई, तो थोड़ा सा पॉलिटिक्स का तड़का भी लगाते एक छोटी सी ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। राना साहब, इससे पहले कि कुछ सियासी गुफ्तगू करें, थोड़ा सा इस पे भी आ जाते जो मैं पहले सवाल किया था सर, कि पास्को जैसे इदारा ख़त्म कर रहे हैं तो स्टोरेज गंदम वंदम की और साथ में जो इमदादी कीमत है वो भी बड़ा अहम सवाल है। आपके मैंने स्टेटमेंट को कल परसों देखी है कि अगर हमने ये हाल किया तो कल को गंदम कोई नहीं उगाएगा किसान। देखिए, जो इस वक्त किसान की पोजीशन है उसमें जब तक हम कोई ना कोई इंटरवेंशन हमारी तरफ से नहीं होगी, जिस तरह भी हो, सपोर्ट प्राइस जो है वो तो हम नहीं दे सकते, प्राइस फिक्स नहीं ना प्रोक्योर कर सकते हैं क्योंकि IMF की भी कोई कंडीशन है। अच्छा। और डीरेगुलेशन पे भी हम चले गए। वैसे तो मेरा 1-2 साल में इस पर आप देखेंगे कि बड़ा हेल्दी इफेक्ट आएगा और सही जो चीज़ है सेटल हो जाएगी। ठीक है। लेकिन एक बात ज़रूर मैं कहूँगा कि किसान आइंदा जब तक हमने उनको कोई और तरीके से उनको सपोर्ट ना दी तो वो वीट के लिए स्पेशली शायद उस तरह गंदम ना लगाए। इस साल भी हमारी 29 मिलियन हुई है, जो पिछले साल ज़्यादा थी इससे, या मुझे अब एग्जैक्ट नहीं। हमारी रिक्वायरमेंट इस वक्त 33 है, तो इंपोर्ट करनी पड़ेगी। नहीं, हमारे पास स्टॉक है, पास्को के पास है, पंजाब के पास है, इस तरह रखे हुए हैं। ब्रेक इवन पे है, कोई मेरा 33 पॉइंट समथिंग बनती है, तो वो तो हम मीट कर लेंगे। लेकिन अगले साल का अल्लाह ताला खैर करे। तो बाकी जो आपने बात की है पास्को वाली, पास्को देखें, हमने पास्को को वाइंड अप कर दिया है। अच्छा। हमारा जो एक ही है कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हमने रखने हैं, थोड़े से रखने हैं। कोई देखें जो भी फैसला करेगी, ECC में हम जाते हैं या प्राइम मिनिस्टर साहब या हुकूमत क्या फैसला करती है, 5 लाख या 1 मिलियन, वो हमें रखना पड़ेगा। तो उसके पास हमारी स्टोरेज कैपेसिटी है। हम प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए वो ओपन मार्केट से बेड के ज़रिए ख़रीद करके तो वो रख सकते हैं। तो सर, जो लोग स्टॉक करेंगे, होल्डर्स जो होते हैं, होल्डिंग करेंगे, तो आड़ती का बीच में बड़ा भला कर रहे हैं आपकी। वो स्टॉक करें, अपनी मर्जी की कीमतें लोगों से ले और नहीं, वो देखें, उसी के लिए
एक प्रोग्राम लाए हैं पंजाब वाले, जिसको दूसरे भी शायद करें, हम भी उस पर जाएंगे। EWR एक इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रिसीट्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है कि किसान की निकले गंदम या उसका फसल, तो वो जो वेयर हाउस है, गोदाम है, जिसको भी डिक्लेयर रजिस्टर्ड होगा, वो आपका है। अच्छा, आपने एक एग्रीमेंट किया हुआ है, आप स्पेस खरीद लिया आपने वहाँ पे। हाँ, आपने 20-30 उसका किराया लेंगे, गवर्नमेंट वो बियर करेगी, तो वो ले आके किसान उधर रख देगा 4 महीने के लिए, और वो 70% अपनी उस कीमत, उस अनाज की कीमत 70% बैंक के पास जाएगा रिसीट लेके, सही, और उसको 24 घंटे में पैसे दे देगा, ताकि वो अपना इनपुट्स अगले एक्सपेंडिचर, घरेलू एक्सपेंडिचर, कोई शादी है, कोई कुछ है, वो कर सके। 4 महीने में जब देखेगा कि आज प्राइस ठीक हो गई है, जिस वक्त भी, महीने बाद, 15 दिन बाद, 4 महीने बाद, 3 महीने बाद, वो मार्केट में लेके बेच सकता है। ये बड़ा अच्छा है। फिर दूसरे फ्लोर मिलों को बंद किया है कि आप अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, जो कैपेसिटी है मिल की, उसका 25% हर सूरत आप स्टोर करेंगे, तो मार्केट में इंटरवेंशन हो जाएगी ना, उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। वो भी एक हम प्रोक्योर ही करते थे ना गवर्नमेंट, तो ये इंटरवेंशन ऐसी हैं जिससे मैं समझता हूँ कि आइंदा साल इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। मार्केट फोर्सेस को चेक किया, मार्केट फोर्स बिल्कुल, आप उसमें इंटरवेंशन टाइप की चीज़। क्योंकि वक्त थोड़ा कम रह गया तो थोड़ा सा IMF प्रोग्राम का जिक्र कैसा, उसके नीचे हम हैं, बट जो रिसेंट एपिसोड भारत के साथ हुआ है, एक तो हमारा पानी रोकने जा रहा है, बट हमारी डिफेंस की नीड अब बढ़ने जा रही है। आप दिफाई पैदावार के भी मिनिस्टर हैं, स्पेस अवेलेबल है कि हम अपने दिफा के लिए पैसे ज़्यादा बढ़ा सकें? जी बिल्कुल, हमने काफ़ी जगहों पे कट लगाया, सिर्फ इसलिए कि डिफेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान, स्पेशली इन दीज डेज़। और आपको पता है कि हमारा बड़ा शातिर, चालाकबाज, अज़ली दुश्मन है इंडिया। ईस्टर्न बॉर्डर जो हमारा जिस तरह है, तो उसके लिए हमने स्पेस निकाली है, और जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होगी इंशाल्लाह पूरी करेंगे, उसमें कोई दूसरी राय नहीं। और पानी सर बंद करने के वजह से बार बार मोदी सरकार की जानिब से हमें, देखिए ये उसकी घटिया सोच है, पानी बंद हो ही नहीं सकता। कभी पानी भी कहने, कभी पानी नीवे था ही आता है। आई मीन के पानी का फ्लो है, ये होना ही होना है। लेकिन अगर उसने कोई उसको अननेचुरली, गैर फितरी तौर पर रोकने की कोशिश की, तो फिर हमारी जंग है, इसमें खुली जंग है, इसमें दूसरी राय नहीं। सही है। और सर इनफैक्ट अब तो नेशनल यूनिटी बनी हुई है, बट रिसेंट अब जो इलेक्शन सियालकोट में हुआ है, PTI तो अपनी जगह पे एतराज़ करे, लेकिन आपके इत्तेहादी मरकज़ में पीपल्स पार्टी, सर वो भी जनाब वहाँ पे बड़ा काम गड़बड़ हुआ है। सर इत्तेहादी हो या ना हो, इलेक्शन की रस्म ऐसी पड़ चुकी है जो नहीं होनी चाहिए। एक हेल्दी डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल प्रोसेस के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपनी सोच को मुस्बत करें, अपनी हार को बाने हार। जब ये हमारा रवैया हो गया, ये जब हम में सोच आ गई, तो यकीन करें हमारा ये सिस्टम जो है ना डेमोक्रेटिक चल पड़ेगा। ये अब PTI वाले चले, अब पीपल्स पार्टी 6000 वोट लिया, पता नहीं कितना लिया उन्होंने, अब वो भी कहते हैं धांधली हो गई है। अगर जमात इस्लामी खड़ी होती तो 500 वोट लेती, तो वो कहती हमारे साथ भी धांधली हो गई है। तो ये ख़त्म होना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। रिजल्ट उधर बनते हैं, उसी वक्त ट्रांसफ़र होते हैं, उसको ही मैंने, लेकिन वो कहते हैं कि जब 10 का में ऐसा कुछ हुआ था तो इलेक्शन कमीशन बड़ा एक्टिव हो गया था, कमेटीज बन गई, तहकीकात हुई, फाइंडिंग सामने आ गई। यहाँ एतराज़ हो रहा है तो वो चुप नहीं, ये इतराज़ तो ऐसे इतराज़ बड़ा इतराज़ है ना। उस वक्त तो देखे ना, वो बक्से रात की अंधेरी में गायब हो गया, कुछ इस किस्म की बातें धुंध छा गई। अब तो डे लाइट में सारा कुछ इनके, मैं बताऊं कि इनकी सारी PTI उधर थी। हमारा जहाँ एक बंदा था, इनके 5 MPA और सरकर्दा लीडर थे। मैं इनसे क्या बात करें, मेरे वहाँ पे इलेक्शन हुआ था, उस वक्त परवेज लाई की गवर्नमेंट थी, ऊपर हमारी थी PDM के टाइम पे। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट सारा कंट्रोल करती है ना, DC SP लगे हुए थे, हमारे तो कोई चीज़ ही नहीं हम कर सकते थे, एडमिनिस्ट्रेशन दोनों के पास थी। तो हम जीत गए, और वहाँ पे असद उमर सारी, मैं अकेला था, ये सारी की क्यादत उतर थी, असद उमर, फवाद, जितने भी लीडरशिप सारी टॉप, और एक एक कोने पे गए। तो फिर ये कहते थे, देखें जी ये राणा साहब ने क्या कर दिया। राणा साहब इनफैक्ट आप एक मुस्बत पर, मैंने मैसेज या एक स्टेटमेंट ये भी देखी कि PTI अगर गुफ्तगू करना चाहती है तो उनके जो सीनियर रहनुमा आए हमसे बात करें, हम बात करना चाह रहे हैं। सर अगर बात होती भी है, पहले भी एक एपिसोड बात का हो चुका है,
किन बातों पे होगी, किन चीज़ों पे आप डिस्कशन करना चाह रहे हैं? क्योंकि बाहर लोग कौमी जमात तो है, देखिए उनके जो भी इशू हैं उनमें बात हो सकती है। वो कहते हैं जी इलेक्शन में धांधली हुई है, बात कर सकते हैं हम। अच्छा, वो कहते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आइंदा के लिए इलेक्शन होने हैं ना जी, आखिर इलेक्शन होने हैं। ये साल 2 साल 3 साल कोई बात नहीं होती, गुजर जाते हैं ऐसे ही। आपने देखा सारा हम आते हैं पता ही नहीं चलता 5 साल गुजर गए। मैं पूछ रहा हूँ ये राजा साहब जो अगला इलेक्शन करवाएंगे, कुछ चीफ इलेक्शन कमीशन की मुद्दत तो खत्म हो गई। नहीं, ये तो अब डिपेंड करता है ना जी, वो आए और अपॉइंट कर लें किसी को। राजा साहब कहीं है, जब तक कोई नहीं आता तब तक रहेंगे वो, तब तक रहेंगे। तो कहने का मकसद है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे बात हो सकती है और बहुत सारी बातों पे हो सकती है बात। मुकदमात पे नहीं हो सकती? मुकदमात में भी अगर उनको कोई शक है तो जहाँ से वो चाहते हैं करा लें। देखें एक अदारे हैं हमारे पास, किधर से हम लाएं? नैब है, FI है, पुलिस है। अब किधर आप UN से कराना चाहते हैं, UN से तो तफ्तीश कराएं। फिर जजेस हैं, इंडिपेंडेंट जजेस हैं, जुडिशरी है, उनके पास रेमेडीज हैं, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं। हम अपने इस टाइम से गुजरे हुए हैं। आपको पता जिस तरह केस बने थे, जिस तरह मियाँ साहब के लिए बन गई थी कमेटी, क्या बनी थी वो कमेटी? JTI, बिल्कुल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनी थी, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन JIT इन्वेस्टिगेशन टीम। जी जी। तो उसमें जो जो लोग थे वो भी आपको पता है, और जो सवाल करते थे, और सारी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर खुद जाके पेश होता था फिजिकली। वहाँ पे उनके बच्चे, उनकी बेटी, उनके बेटे बाहर से आके पेश होते रहे। बेटी उनके सामने गिरफ्तार की गई, उसके होटल के कमरे के दरवाजे तोड़े गए। क्या अब मैं क्या इस पे बात करूं? लेकिन सर आप तो इंतकामी सियासत में बिलीव नहीं करते, लेकिन एक फील तो आ रही है ना सर कि एक बंदे के केसेस नहीं लग रहे, डिले नहीं लग रहे, केसेस सुने जा रहे हैं। अच्छा, सुने जा रहे हैं, उसकी सजाएं हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है, किसी से बरी हो रहा है, कोई ऐसा बात नहीं। अब उनके लिए स्पीडी ट्रायल, तो वहाँ तो नैब जो थी मुशर्रफ की, उसमें जो नैब का जो ऑर्डिनेंस था उसमें लिखा हुआ था कि कोर्ट शैल डिसाइड केस विद इन द 30 days, और 7 साल लग गए लोगों को। ये इनके अपने तो वकील पेश नहीं इनके होते। सही, बस ऐसे ही कर। और अब आखिर पे सर लास्ट जुमला आपका कि मियां नवाज शरीफ साहब का रोल मेंटोर का रहेगा, अमली सियासत में हम उनको नहीं देख पाएंगे? देखिए जी, मियां नवाज शरीफ साहब हमारे कायद हैं, सारा सदर हैं, पार्टी के करता धरता हैं। हम उन्हीं से इंस्पायरेशन भी लेते हैं, उनसे गाइडेंस भी लेते हैं। उनके साथ हमारा सफ़र भी सियासी बड़ा लंबा है हमारा, हम जैसे लोगों का। तो वो उनके फैसले हैं। अगर वो इस दफ़ा ही प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते बन सकते थे, अगर आइंदा बनना चाहेंगे तो पार्टी उनके साथ है। अगर वो यही रोल अपनाना चाहते हैं कि मैं मेंटोर के तौर पे इनको गाइड करता रहूं, इनकी सरपरस्ती करता रहूं, तो पैटर्नेज देता रहूं, तो वो भी आजकल भी वही है। उनके बगैर कोई फैसला नहीं हो सकता। जो भी उनसे मिलते हैं, पूछते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब हफ्ते 10 दिन बाद फिजिकली जाते हैं, सारे चीज़ें उनसे पूछते हैं, करते हैं। तो मैं समझता हूँ पॉलिटिकली तो वही हमारे लीडर हैं, वही कायद हैं, वही सदर हैं, वही सब कुछ है, वही डिसीजन मेकर है, वही डिसीजन मेकर है। बहुत शुक्रिया राना तनवीर हुसैन साहब, नेशनल फूड सिक्योरिटी के इंचार्ज मिनिस्टर, हमसे गुफ्तगू। से नाजरीन आज का प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म करते हैं, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।